मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी अजनबी पार्ट 4। इस कहानी में अब तक आपने सुना सफिया की ट्रेन में अरहान नाम के लड़के से मुलाकात होती है। जिंदा दिल अरहान उसे एहसास दिलाता है कि जिंदगी तकलीफों को पालने का नाम नहीं है। उसकी बातें सुनकर सफिया अपनी अम्मी से मिलने का फैसला करती है। क्या होगा जब 13 साल बाद सफिया का सामना अपनी अम्मी से होगा? और अरहान, क्या इसकी कहानी में भी आएगा कोई नया मोड़? जानने के लिए सुनिए कहानी का आखिरी हिस्सा अजनबी पार्ट 4। दोपहर के कोई 12 बज रहे थे जब मेरी ट्रेन तिंदीवनम पहुंची। छोटा सा स्टेशन था ये, बरसाती दोपहरी में भीगा हुआ। आसमान बादलों से घिरा था और बारिश की बूंदें मेरा पीछा करते हुए यहां तक चली आई थीं। मेरे अलावा कुछ 2-1 लोग ही स्टेशन पर उतरे। रास्ता ट्रेन में ही एक सज्जन ने समझा दिया था। स्टेशन से एग्जिट मार के ऑटो पकड़ने का, फिर पोस्ट ऑफिस से राइट लेके स्ट्रेटा चलते रहने का, सीधा इसी एड्रेस पे पहुंचेगा। मैं ट्रेन से बहुत हिम्मत करके उतरी, लेकिन स्टेशन के बाहर आते आते घबराहट की एक लहर सनसनाती हुई मेरे शरीर में समा गई। मेरी हालत बोर्ड एग्जाम के उस स्टूडेंट जैसी हो गई थी जिसको अचानक आउट ऑफ टर्न वाइवा के लिए बुला लिया गया हो। किस हक से जा रही हूं अम्मी के घर? किस अधिकार से पूछूंगी उनको कि 12 साल की बेटी को छोड़कर जाते हुए उनका दिल क्यों नहीं कांपा? और अगर उन्होंने कहीं पहचानने से ही इनकार कर दिया तो? बारिश के बावजूद मौसम बहुत ठंडा नहीं था, लेकिन हवाएं तेज चल रही थीं। मैंने अपने खुले बालों को जूड़े में कसा और एक गहरी सांस लेकर उस तरफ बढ़ गई जहां इस पते के मुताबिक अम्मी रहती थी। पत्थर की छत वाला एक खूबसूरत सा घर था वो। बाहर लाइन से केले के पेड़ लगे हुए थे, किचन गार्डन और फूलों की क्यारियां जिनमें फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। विचारों को शब्द देना आता नहीं मुझे, इसलिए कह नहीं सकती कि उस वक्त असल में कौन सी भावना मुझ पर हावी थी। थोड़ी खुशी, थोड़ा दुख, थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी आशंका। इन सब का कॉकटेल मेरे चेहरे पर कई कई रंग ला रहा था। मैं उल्टे पैर लौटने को ही थी कि दरवाजा खुला। सामने अम्मी थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर जड़ हो गए। साड़ी की जगह उन्होंने जीन्स और घुटनों तक लंबा कुर्ता पहना हुआ था। जूड़े में कसे रहने वाले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों पर पतले फ्रेम वाला स्टाइलिश चश्मा था। चेहरे की गरिमा अब भी कम नहीं हुई थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास का एक और रंग मिल गया था। हैरत और खुशी के भाव उनके चेहरे पर आ जा रहे थे। सोफी, कांपते हुए स्वर में उन्होंने कहा और मुझे गले लगाने को अपने हाथ आगे बढ़ाए। मैं जरा पीछे हट गई तो उन्होंने संकोच से अपने हाथ वापस खींच लिए। अंदर आओ, उन्होंने खुद को संयत किया और दरवाजा पूरा खोलकर अंदर चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे चली आई। ये वो घर नहीं था जिसमें मैं बड़ी हुई थी, जिसकी दीवारों पर कलर पेंसिल से आम, सेब, केले बनाती थी, जिसके छज्जों पर बानरों की तरह चढ़ जाती थी, जिसके आंगन में लगे आम के पेड़ पर झूला झूलती थी। ये घर मेरा नहीं था, ये घर मेरा घर नहीं था। फिर भी इस घर की खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे घर की हुआ करती थी। शायद अम्मी उस घर से चलते समय वहां की खुशबू भी अपने साथ ले आई थी। बेंत की कुर्सी पर बैठे बैठे मैं दीवार पर लगी अपनी बचपन की तस्वीरें देख चुकी थी। रसोई से बर्तनों की आवाज और सूजी के हलवे की खुशबू आ रही थी। तो क्या अम्मी को यह लगता है कि बचपन की तरह सूजी का हलवा खिलाकर वो मुझको मना लेंगी? ट्रे में चाय के कप और हलवे की प्लेट सजाए अम्मी आ रही थीं। उनसे नजरें मिलाने से बचने के लिए मैं टेबल पे रखी मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। एक कप चाय मुझे देकर वो धीरे धीरे खुद भी चाय के घूंट लेने लगी, इतनी सहज जैसे कुछ हुआ ही ना हो इतने सालों में। अब्बू को पता है तुम यहां आई हो? चाय का सिप लेते हुए उन्होंने पूछा। मैंने ना में सर हिला दिया।
बता के आना चाहिए था बेटा। परेशान हो रहे होंगे वो। उन्होंने ऐसे कहा जैसे बचपन में कहा करती थी कि बेटा आंटी से पूछ के चॉकलेट उठानी चाहिए थी ना, बैड मैनर्स। पता नहीं क्यों पर यह सुनकर गुस्से की लहर दौड़ गई मेरे अंदर। आपको जरा भी अफसोस नहीं है ना अपने किए का? मेरे अंदर पल रही पूरी कड़वाहट ये कहते हुए मेरी जबान में उतर आई। चाय पीते पीते उनके हाथ ठिठक गए। उन्होंने कप मेज पर रखा, मेरी तरफ गहरी नजर से देखा और एक लंबी सांस लेकर बोली, मुझे लगता था तुम्हारे बाल कंधे तक लंबे होंगे। मैं जब भी तुमको इमेजिन करती थी तो सलवार कमीज में देखती थी। मुझे लगता था तुम्हें सजने संवरने का अब भी बहुत शौक होगा। तुम्हारी चटर पटर बातों से मुझको लगता था कि तुम अब भी नॉन स्टॉप बातें करती होगी। मैं तो कल्पना तक में अपनी बेटी को वैसा नहीं देख पाई जैसी वो है। कोई अफसोस इस तकलीफ को कम कर पाएगा बेटा? अम्मी का गला भराया था शायद, इसीलिए एक ही घूंट में चाय का बचा हुआ कप उन्होंने गटक लिया। मेरी ही जैसी हैं वो भी, तो रोना तो जानती ही नहीं थी। मैं उनको देखती रही। उनकी बाईं आंख के ऊपर चोट का वो निशान आज भी था जो मुझे गिरने से बचाने की कोशिश में साइकिल के हैंडल से लग गया था। उनके होंठ के ऊपर एक छोटा सा तिल था। ठीक उसी जगह पे मेरे चेहरे पे भी तिल था। अनजाने ही मेरा हाथ अपने तिल पर चला गया। दाल जल रही है शायद, मैं अभी आई, अम्मी ने कहा और टेबल से खाली कप उठाकर किचन में चली गई। मैं अब तक जैसे किसी नींद में थी, जैसे अभी अभी किसी ने मुझको झंझोड़ के जगा दिया था। जब मेरे लिए मुश्किल था तो क्या अम्मी के लिए आसान रहा होगा अपना बसा बसाया संसार छोड़ना? अब्बू हमेशा अम्मी को कसूरवार बताते रहे, दूसरी शादी कर ली, लेकिन अम्मी के ईमान ने उनको अपना प्यार बांटने की इजाजत नहीं दी। कभी कभी गलत कोई भी नहीं होता, कसूर किसी का भी नहीं होता, फिर भी सजा सबको भुगतनी पड़ती है। मैंने भी भुगती थी, अम्मी ने भी, और शायद अब्बू ने भी। दुनिया के लिए कुछ चीजें सही और कुछ गलत होंगी, लेकिन जिंदगी इस सही और गलत के बीच में कहीं बसती है। अरहान के खत में लिखी ये लाइनें मेरे जहन में बार बार रिवाइंड हो रही थीं। किचन से बर्तनों की आवाज आनी बंद हो गई थी। अम्मी शायद अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर में वहीं बैठी उनके बाहर निकलने का इंतजार करती रही, फिर झिझक छोड़कर अंदर चली ही गई। अम्मी जमीन पर बैठी हुई थी। फर्श पर उनके सामने एक छोटी सी अटैची खुली हुई थी और सामने बिखरा हुआ था मेरा बचपन। अम्मी की बनारसी साड़ी को फाड़ कर बनाई गई मेरी कपड़े की गुड़िया, मेले में खरीदा हुआ प्लास्टिक का वो कैमरा जिसके अंदर हीरो हीरोइनों के फोटो चिपके होते थे, क्रोशे से बुना मेरा फ्रॉक, आर्ट बुक में मेरी बनाई सबसे पहली तस्वीर जिसको मैं गोट कहती थी पर जिसे दुनिया के किसी भी जानवर या कहूं किसी भी चीज का नाम दिया जा सकता था। एक एक चीज संभाल के रखी थी अम्मी ने, और मैंने तो अपनी डायरी से उनकी फोटो तक फाड़ दिए थे। अम्मी, मैंने भीगी आवाज में कहा। उन्होंने ऊपर देखा, उनके चेहरे पर जैसे बादल घिराए थे। वो बोली, तुम्हारे अब्बू तुम्हें मुझको देने को किसी तरह तैयार ही नहीं हुए, न तुमसे मिलने दिया, न तुमको देखने दिया। मेहर से तुम्हारी खबर लेती रहती थी तो तसल्ली थी कि तुम ठीक ही हो। जानती हूं, मैंने कहा। मैं अम्मी की गोद में सर रख के लेट गई। वो धीरे धीरे मेरा सर सहलाने लगी, लेकिन अब मुझे उनसे किसी सफाई की दरकार नहीं थी। शुक्र है कि कुछ रिश्ते किसी एक्सप्लेनेशन के मोहताज नहीं होते। शायद मुझे पहले ही यहां आ जाना चाहिए था, पहले ही ये गांठ खोल देनी चाहिए थी। अम्मी के पास आए हुए 2 दिन हो गए थे मुझे। कितनी बातें कर चुकी थी अम्मी से और कितनी बातें अभी करनी बाकी थीं। अम्मी, अब क्या पकाने लग गई आप? यहाँ के बैठो ना। मैंने एल्बम के पन्ने उलटते हुए उनको आवाज दी। अम्मी आई और मुट्ठी भर खजूर मेरे हाथ में देकर बगल में बैठ गईं। आपको याद है? मैंने पूछा। वो सिर्फ मुस्कुरा दी। मैंने खजूर अपनी कुर्ती की जेब में डाल दिए और एक एक खजूर निकालकर कुतरने लगी।
मैं एकदम छठी क्लास वाली सोफिया बन गई थी जो स्कूल से आते ही अपने दोस्तों की पूरी रिपोर्ट अम्मी को दिया करती थी। वो चुगलखोर मीरा याद है आपको? वो भी यहीं कहीं रहती है। और वो पवन जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी, वो डॉक्टर बन गया है। मुझसे फ्लर्ट करना अभी छोड़ा नहीं उसने। अम्मी मेरी हर बात को ऐसे सुन रही थी जैसे इससे जरूरी कोई बात दुनिया में हो ही नहीं। खूबसूरत वक्त था ये, और ये वक्त मुझे उस अजनबी ने दिया था जिसका चेहरा मेरे जहन से एक पल को नहीं हटा था। खजूर निकालने के लिए कुर्ती की जेब में हाथ डाला तो वो इयररिंग और माला उंगलियों में उलझ गई जो ट्रेन में गुस्से में खरीद डाली थी। बॉयफ्रेंड नहीं तुम्हारा? अचानक माँ ने पूछा तो जेब के अंदर ही मेरे हाथ उस माला पर कस गए। बॉयफ्रेंड? मैंने जैसे अपने आप से ही पूछा। बॉयफ्रेंड तो नहीं है कोई मेरा, इसकी इजाजत ही कहाँ दी थी मैंने खुद को। पर जब अम्मी ने बॉयफ्रेंड कहा तो मुझे अरहान क्यों याद आ गया। उसे अपना दोस्त तक नहीं माना था मैंने, तो फिर इस वक्त उसकी कमी बेतरह क्यों महसूस हो रही थी मुझको। बाथरूम के आईने के सामने खुद को इयररिंग्स पहने देखकर क्यों मुस्कुरा पड़ी थी मैं। खुद ही को देखकर शर्मा जाऊं, इतनी खूबसूरत कब और कैसे हो गई थी मैं। कुल जमा 6 घंटे की मुलाकात में वो बेवकूफ लड़का इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया था मेरे लिए। सफिया कितनी देर ना आएगी, जल्दी कर ले, खाना तैयार है। अम्मी की आवाज सुनकर मैं ख्यालों से बाहर आई। गर्म पानी की भाप से आईना धुंधला हो गया था। मैंने अपनी हथेली से भाप साफ की। अब सब कुछ साफ नजर आ रहा था। जिंदगी वाकई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, नहाते समय हथेली से मिट गए जॉली को पेन से गाढ़ा किया और घर से निकल गई। कहाँ जा रही हो? खाना तो खा के जाओ। अम्मी ने पीछे से आवाज लगाई, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में लगाती थी जब स्कूल का बस्ता पटककर मैं यूनिफॉर्म में ही खेलने भाग जाती थी। मैं पीछे मुड़कर लाड़ से वैसे ही मुस्कुराई जैसे बचपन में मुस्कुराती थी और बोली, अम्मी बस मैं कल आती हूँ, फिर आपसे बहुत सारी बातें करनी है, पर अभी मुझको किसी और से मिलने जाना है। अम्मी शायद पीछे से आवाज देती रही होंगी, लेकिन मैं मेन रोड की तरफ बढ़ती चली गई। बरसों बोझ से दबा मन आजाद हो गया था। कई गिरहें खुल गई थीं, पैरों को पंख लग गए थे। मैं जा रही थी अरहान के पास, उसका उधार चुकाने, उसको ये बताने कि उसकी दुनिया वाकई मेरी दुनिया से बहुत खूबसूरत है। बस इतनी सी थी ये कहानी।